तो सबसे पहले तो नमस्कार। ठीक है सभी को। अपने क्या कर रहे थे पिछली क्लास में, महाजनपद काल। ठीक है, देखो महाजनपद काल में अपने क्या किया कि किस तरह से 5 राजवंश हुए। अपने किसकी बात कर रहे थे, महाजनपद काल की। ठीक है, देखो महाजनपद काल में अपने क्या है कि मगध का जो उत्थान है उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, मगध के उत्थान में हमने पढ़ा कि किस तरह से 5 राजवंश हुए। उन 5 राजवंश में से हमने कल बृहद्रथ वंश की हमने क्या कर ली, चर्चा कर ली। ठीक है, आज हम जिस वंश की चर्चा कर रहे थे वो था हर्यंक वंश। और उस हर्यंक वंश में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शासक था बिंदुसार। कौन है, बिंबिसार या बिंबिसार नाम मिलता उनका। ठीक है, उसकी हमने चर्चा कर ली। और आज हम किसकी करेंगे शुरुआत, अजातशत्रु से। ठीक है, जो किसका पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र है, जिसको भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता भी माना जाता है। पिता की मृत्यु करके शासक बनाता। ठीक है, कौन है, अजातशत्रु। तो मैं थोड़ी सी बातें आपको याद करवा दूं कि हमने कल क्या है कि 5 राजवंश की बात की। किसकी बात की, 5 राजवंशों की बात की, जो क्या है कि मगध के ऊपर शासन करते हैं। किस पर, मगध पर। सबसे पहले बृहद्रथ वंश, और फिर उसके बाद में कौन सा आया, हर्यंक वंश। उसके बाद में नागवंश आया, फिर कौन सा आया, नंदवंश, फिर आया मौर्य काल। ठीक है, सबसे अंत में मौर्य काल आता है। और मौर्य काल के बाद में जब अपने क्या है कि इसको खत्म कर जाएंगे, फिर अपने किसको पढ़ेंगे, गुप्त काल। ठीक है, अच्छा आज हम जिसकी बात कर रहे थे हर्यंक वंश में अजातशत्रु की। देखो बिंबिसार के बारे में हमने कल सारी की सारी बातें कर ली थी। नंबर 2 महत्वपूर्ण शासक है अजातशत्रु। ठीक है, देखो अजातशत्रु की अगर मैं बात बताऊं, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि बिंबिसार ने क्या किया कि विवाह रचाए, चारों तरफ उसने विवाह रचाए। विवाह रचाने के बाद में क्या किया, उसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया। ऊपर वैशाली, इधर कौशल और इधर पंजाब और नीचे अवंती। ठीक है, चारों तरफ किस तरफ, जैसे मैंने कल बताया कि यहां पर जैसे मगध साम्राज्य था, ऊपर तो वैशाली का साम्राज्य, वैशाली के राजा जो लिच्छवी वंश के राजा थे चेटक, उनकी पुत्री चेलना, उनके साथ उन्होंने विवाह रचाया। किसने, यहां पर बिंबिसार, जो किसका पिता है, बिंबिसार या बिंबिसार अजातशत्रु का पिता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसने जो चीज बनाई है, पुत्र क्या कर रहा है, उसको खो रहा है एकदम से। ठीक है, देखो इसने नेकी का काम किया। वैसे तो वैशाली के राजा चेटक, उनकी बहन चेलना, उसके साथ शादी की। ठीक है, और इधर कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत। उनकी बहन का नाम क्या मिलता है अपने को, उनकी बहन का नाम मिलता है कौशला देवी, जिसके साथ शादी कौन करता है, बिंबिसार। और ये क्या करता है, काशी दहेज में देता है। किसको, बिंबिसार को। ठीक है, ये बातें आनंद फानन मिलकर हमने कर ली थी सारी की सारी। और इधर कौन सा साम्राज्य है, भद्र, पंजाब। और बात की जाए तो इसकी एक राजकुमारी है क्षेमा, या फिर नाम मिलता अपने को क्या, खेमा। इसके साथ शादी कौन रचाता है, बिंबिसार। तीनों तरफ से सुरक्षित है मगध साम्राज्य। ठीक है, और नीचे कौन सा है, अवंती। और बात की जाए तो अवंती के जो राजा थे कौन है, प्रद्योत, जो कि है पीलिया या फिर पांडु रोग से ग्रसित होते हैं। इनसे क्या है, मित्रता कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं मित्रता, बिंबिसार। और याद रखना, जिस राज्य वैद्य को इसकी सेवा में भेजता है ना, कौन, बिंबिसार, उसका नाम जीवक है। कल शायद मुझे लगता है मैं भूल गया बताना, बताया था क्या, जीवक नाम मिलता है उस राज्य वैद्य का जिसको क्या है कि बिंबिसार प्रद्योत की सेवा में भेजता है। ठीक है, क्योंकि ये पीलिया रोग यानी पांडु रोग से ग्रसित होता है। ठीक है, यहां तक अपने क्या कहानी कर गए थे। उसके बाद में जस्ट आज अजातशत्रु पढ़ेंगे। देखो अजातशत्रु क्या करता है, छोटी सी कहानी के रूप में है। देखो कौशल का जो राजा होता है ना, प्रसेनजीत, ठीक है, इससे क्या है कि ये युद्ध मोल ले लेता है। युद्ध कैसे मोल ले लेता है, क्योंकि देखो यहाँ की जो रानी है ना चेलना, मैंने बताया था कि इसके 2 पुत्र होते हैं। क्या होते हैं इसके, 2 पुत्र होते हैं, हेल और बहेल। जब वो होते हैं तो बिंबिसार क्या करता है कि अपनी पत्नी को, किसको, चेलना, या इसका नाम क्या था दूसरा, वापवी, इसको क्या करता है, 18 लड़ियों का हार देता है। किसका, 18 लड़ियों का हार और एक हाथी जिसका नाम सेचनक था, वो क्या करता है, इसको देता है। और जब अजातशत्रु क्या करता है कि अपने पिता किसको, बिंबिसार को मार देता है, तो ये दोनों यानी कौन है,
हेल और बहेल दोनों क्या करते हैं, अपने नाना के पास चले जाते हैं। कहां पे चले जाएंगे, वैशाली के पास। अब अजातशत्रु क्या कर रहा है कि मांग कर रहा है कि 18 लड़ियों का जो हार है ना वो मुझे वापिस कर दो। क्या कर दो, 18 लड़ियों का हार मुझे वापिस कर दो, ये तो इधर मांग हो रही है, ठीक है। परंतु युद्ध किसके साथ छिड़ जाता है अजातशत्रु का, कौशल के राजा प्रसेनजीत जो होते हैं उसके साथ क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। किसका, अजातशत्रु का, ठीक है। यहां से अपनी कल की कहानी क्या खत्म हुई थी, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि अजातशत्रु के साथ जैसे युद्ध हुआ ना इसका, किसका, प्रसेनजीत का, तो अजातशत्रु क्या है, हार जाता है। और हारने के बाद क्या है कि जो प्रसेनजीत होता है इसको बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद जेल में डाल देता है। जब ये जेल में होता है तो जो प्रसेनजीत की पुत्री होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि उसको पसंद कर लेती है और उसके बाद में उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। और जब शादी हो रही है किसके साथ, अजातशत्रु के साथ, उसकी पुत्री की। देखो अपने को जमाई को जेल में रखेगा, नहीं रखता ना, तो इसके साथ में संधि की जाती है। किसके साथ में, प्रसेनजीत क्या करता है, अजातशत्रु के साथ संधि करता है। जो काशी क्या है उसने वापिस लिया था, वो काशी उसको वापिस लौटा देता है, ठीक है। एक बार यहां तक की बातें अपने लिख लेते हैं। देखो अजातशत्रु व कौशल के राजा प्रसेनजीत के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। अजातशत्रु की हार हुई। अजातशत्रु की क्या हुई, हार हुई। हार होने के बाद में इसको बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। बंदी बनाया गया, किसको बंदी बनाया गया, अजातशत्रु को। देखो बंदी बनाने के बाद में जब इसको जेल में डाला जाता है ना, तो कहानी के माध्यम से आप थोड़ा सा याद रखना कि जेल में जब ये होता है तो वहां से क्या है कि जो इसकी पुत्री होती है, किसकी, प्रसेनजीत की, नाम मिलता है वाजीरा। वाजीरा क्या होती है कि जेल के पास से गुजर रही होती है और कहती है कि ये तो वो ही है जिससे मुझे शादी करनी है, ठीक है। तो वाजीरा क्या है कि इससे शादी करना चाहती है और अजातशत्रु के साथ में बाद में क्या होती है, संधि होती है। प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से करने के लिए राजी हो जाता है, ठीक है। और इनके मध्य जो संधि होती है ना, इनके मध्य संधि हुई, किस किसके मध्य, अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो कौशल के राजा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में संधि हुई। और संधि के अनुसार क्या हुआ कि काशी पुण्य इसको दहेज में मिला, वाजीरा को दहेज में दिया गया। कहने का मतलब अजातशत्रु के पास दोबारा क्या है, काशी लौट आया। मिटा दूं ऊपर से, अब देखो अब मोल लेना इसका काम था, लड़ाई अजातशत्रु का, कि नाम ही जैसा रख देना अजातशत्रु, अमित्रघात, जो मित्र के साथ घात ना करे। बट क्या ये शत्रु को नहीं कभी छोड़ता था, वैर बांध लेता था, ऐसा था ये। देखो अब संधि हुई तो उसका क्या हुआ कि काशी पुण्य पहले जिसके पिता को मिला काशी दहेज में, अब इसको काशी दहेज में मिल रहा है, पुण्य दहेज में मिला, ठीक है। अब देखो अब इसकी भी सेफ्टी होगी किधर से, कौशल की तरफ से। अब कौशल की तरफ से अजातशत्रु क्या सेफ है। अब वो क्या मांग कर रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो किस चीज की मांग कर रहा है सर, वो मांग कर रहा है 18 लड़ियों का जो हार दिया था बिंबिसार ने अपनी पत्नी चेलना को, कहां पर, ऊपर, ठीक है, ऊपर वैशाली से। अब वो मांग कर रहा है वैशाली के राजा चेटक से कि मेरा वो 18 लड़ियों का हार दे दो, आप हेल और वहेल शेषन को वहीं पर रख लो। इस चीज की मांग कर रहा है कौन, अजातशत्रु। तो अब युद्ध होता है किसके साथ में,
अजात शत्रु का और वैशाली के राजा चेटक का। बट ये युद्ध वैसे नहीं होता जैसे आम युद्ध होते हैं, ये एक कूटनीति चली जाती है। मैं कहता हूं इतनी बड़ी कूटनीति चलता है अजात शत्रु। आपने कभी बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें वो एक वो काटने वाला वो होता है ना, एक तीर सा होता है बड़ा सारा, उस का रथ मुसल कहते हैं जिसको, उस रथ मुसल का यूज करता है कौन? अजात शत्रु इस युद्ध में। कैसे करता है देखो, अब अजात शत्रु एवं वैशाली के राजा चेटक के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ। देखो इसको पता था कि मैं ऐसे नहीं जीत सकता। वैशाली भी एक बहुत बड़ा उस टाइम साम्राज्य था। ये कहता है कि मैं इस तरह से नहीं जीत सकता। इसने कूटनीति रची। अजातशत्रु के दो मंत्रियों का नाम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एक का तो नाम मिलता सुनिधि, दूसरे का नाम मिलता वतस्कार या वस्कार, ठीक है। वो क्या करता है, उन दोनों को भेजता है कहां पर? वैशाली के राजा चेटक के दरबार में, ठीक है। और क्या कहते हैं वो दोनों जाकर कि हमें तो अजातशत्रु ने भैया निकाल दिया, हमें तो दरबार से निकाल दिया, आप हमें क्या शरण दो। तो वैशाली के राजा चेटक क्या उनको शरण दे देते हैं वहीं पर, और वो वहां पे रहने लग जाते हैं। और धीरे धीरे अब देखो एक राजदूत की तरह भेज दिया उनको, अब धीरे धीरे खोखला तो करेंगे ना, ठीक है। अब धीरे धीरे वो जड़ काट रहे हैं अंदर। और क्या किया, इसमें जो दूसरा नाम मिलता है ना वतस्कार या वस्कार जो नाम मिलता है, वे एक ऐसा मंत्री था जिसने क्या किया कि जो ये अपने जो लिच्छवियों के साथ लगातार मतलब फूट डालने का काम किया। मतलब क्योंकि जो वैशाली में जो लिच्छवी वंश था, वहां पे चेटक राजा जो लिच्छवी वंश के थे, उनमें क्या फूट डालने का काम किया। और फूट डाली तो वो फट गए एकदम से। फटेंगे तो क्या होगा, अब एकता भंग हो जाएगी ना। एकता भंग हुई तो इसका फायदा किसने उठाया? अजातशत्रु ने उठाया, ठीक है। अब किस तरीके से उठाया देखो, अजातशत्रु इसके दो मंत्रियों का नाम मिलता है अपने को। नंबर 1 नाम मिलता सुनिधि, ठीक है। इन दोनों के बीच में पहले तो झगड़ा करवाया किसने? अजातशत्रु ने। और फिर क्या इन दोनों को झगड़ा करवाने के बाद में जो वतस्कार जो होता है ना, यहाँ पे कौन है? वतस्कार या नाम मिलता है, वस्कार मिलता है, ठीक है। एक ही बात है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। देखो इन दोनों का पहले झगड़ा करवाया, कसूरवार इसको ठहराया। जानबूझकर ये चाल चली जा रही है अजातशत्रु के द्वारा, इसको कसूरवार ठहराया गया राज्य में, इसको राज्य से निकाल दिया गया। अब ये कहां पे चला जाता है? सीधा वैशाली के राजा चेटक के पास चला जाता है, ठीक है। कहां पे चला जाता है? चेटक के पास चला जाता है और कहता है कि मुझे शरण दो, मुझे अजातशत्रु ने निकाल दिया। तो ये इसको शरण दे देता है। तकरीबन क्या करता है ये 16 वर्षों तक जो लिच्छवी थे उनमें फूट डालता रहता है। और एक दिन ऐसा टाइम आ जाता है कि जो अजातशत्रु है वो क्या कर देता है, सीधा चेटक पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और इसमें क्या लिच्छवियों की हार होती है। क्या होती है? लिच्छवियों की हार होती है। लिच्छवियों की हार होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस युद्ध में क्या होता है कि अजातशत्रु दो खतरनाक हथियारों का नाम मिलता है अपने को, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नाम मिलता है अपने को। उन दोनों हथियारों का यूज करता है कौन? करता है अजातशत्रु करता है। एक तो नाम मिलता है रथ मुसल और एक मिलता है महाशिला कंटक। क्या नाम मिलता है? महाशिला कंटक, ठीक है। मिटा दो एक बार ये नीचे से मैं। युद्ध हो गया कौशल के साथ भी और वैशाली के साथ भी, ठीक है। अब देखो वैशाली के संघर्ष में इसने दो हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है। दोनों ही खतरनाक हथियार हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा कभी आगे आई तो, मेरे पास तस्वीर मौजूद है इसकी, ठीक है। ऐसा हथियार है ये। आपने बाहुबली फिल्म देखी है ना, उसमें आपको जरूर मिला होगा। वो दोनों ही है। महाशिला कंटक भी है। रथ चलता रहता है लेकिन आगे क्या है, वो चक्री लगाई होती है, बिल्कुल, जो आगे वो काटती रहती है जो भी आ गया। हाँ, ठीक है। एक तो रथ मुसल, वो दोनों उसके बैल बांधे होते हैं आगे, वो बैल चलते हैं। वो घोड़े या बैल, ठीक है, दोनों में से वो दौड़ते हैं और वो काटते रहते हैं सेना को आगे से, ठीक है। रथ मुसल और नंबर 2 महाशिला कंटक, वो
होती है पत्थर फेंकने में। हाँ चित्र होंगे सर, थोड़ा सा वैसे बना के दिखा दो। क्या थोड़ा वो सा- वो हूबहू वैसा नहीं है, इनका थोड़ा सा पुराना है। मैं समझ गया सर। चित्रकारी नहीं होगी सर, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज्यादा पुराना है। उनका थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो अपने जो दिखाया गया है ना बाहुबली फिल्म में, थोड़ा सा आधुनिक है, वो थोड़ा सा पुराना। उन्होंने तो थोड़ा सा क्या इस तरीके से बनाया था, जैसे इस तरीके से। अब यहाँ से, अब वहां से क्या थे, इस तरीके से गोला डालते थे यहाँ पर, ठीक है, और वो सीधा गिल्ला क्या सेना पर जाके वो पड़ता था वहां पे जाके पड़ता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है। और अपने जो आधुनिक है ना बाहुबली फिल्म में, वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके यूज किया है इसको। अच्छा, अपने क्या बात कर रहे थे कि अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल दोनों के साथ युद्ध कर लिया। अच्छा, अगर अजातशत्रु की बात की जाए ना, तो इसने क्या है कि अपने जीवन के बिल्कुल अंत में, क्या अपने जीवन के बिल्कुल अंत में इसने सोनवर या फिर नाम मिलता है संगवर, ये मिटा दो एक बार मैं इसको, सोनवर या फिर नाम मिलता है संगवर, ठीक है। यानी कि जो गंगा के किनारे एक दुर्ग बसाया इसने। किसके किनारे? गंगा के किनारे। देखो इसने अपने जीवन के अंतिम समय में, बिल्कुल अंत में, जब इसकी मतलब क्या है कि मृत्यु होने वाली थी, उस टाइम की बात है, और ये गंगा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण करता है, ठीक है। या फिर इसको आप, इसमें नाम मिलता है उसका सोनवर, ठीक है। क्या नाम मिलता है दुर्ग का? क्या नाम मिलता है? सोनवर, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हो आप संगवर, ये नाम मिलता है इस दुर्ग का। और अगर बात की जाए तो इसी दुर्ग को उदायन जो मिलता है ना, उदायन जो इससे आगे का शासक मिलेगा अपने को, किसमें? हरियंक वंश में उदायन या उदयभद्र, ठीक है। वो क्या है कि पाटलिपुत्र नाम रखता है इसका, पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर। क्या नाम रखेगा? उदायन या फिर जो उदयभद्र है, इसको, इस दुर्ग को, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजधानी लंबे टाइम तक कौन है मगध की? पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र अगर दुर्ग की बात की जाए तो वो किसने बनवाया? अजातशत्रु ने, गंगा के किनारे, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इसको पाटलिपुत्र कहा किसने? पाटलिपुत्र कहा किसने? तो उदायन या फिर उदयभद्र नाम मिलता है, ठीक है। इसको पाटलिपुत्र कहा, या फिर इसका नाम मिलता है आपको कुसुम, नाम मिलता है आपको इसका कुसुमपुर। क्या नाम मिलता है? कुसुमपुर नाम मिलता है इसका। और ये किसने बसाया? अजातशत्रु ने बसाया पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। और नाम किसने दिया? उदायन या फिर उदयभद्र ने दिया, ठीक है। ये अजातशत्रु अपना क्या रहता है, कंप्लीट हो जाता है। उदयभद्र कौन था सर? ये सर इसका पुत्र है, आगे आने वाला शासक है हरियंक वंश का, ठीक है। इसका पुत्र है ये अजातशत्रु का। मिटा दो, लिखो जल्दी से लिखो आप अपना उदयभद्र या फिर उदायन नाम मिलता है इसका, आने वाला शासक जब करेंगे। फिर उसके बाद में शिशुनाग है, ठीक है। और सॉरी शिशुनाग कह रहा हूं। फिर उसके बाद में मूंड मिलता है, मूंड के बाद में नागदशक, नागदशक अंतिम शासक माना जाता है। इतनी कोई खास बात इनके बारे में मिलती नहीं है अपने को। अपने क्या है कि शिशु नागवंश या नागवंश की बात करेंगे। मिटा दूं? देखो अब बात करते हैं, अपने बात किस किस की कर ली? बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों की बात करें, इंपॉर्टेंट है ना, उसकी बात करनी ज्यादा से ज्यादा अपने को, ठीक है। अब अपने बात करते हैं किसकी? उदायन की। देखो जो उदायन या फिर उदयभद्र नाम मिलता है अपने को, शासनकाल तो बता ही दिया ना मैंने कल सारों का, ठीक है। देखो ये जो उदायन या उदयभद्र है ना, ठीक है, ये पहले तो क्या करता है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। सबसे पहले पाटलिपुत्र राजधानी इसी ने बनाया, इसको पाटलिपुत्र राजधानी बनाई इसने। और अपने पिता अजातशत्रु की क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है, इसको मार देता है। और मारने के बाद क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। अभी तक तो दुर्ग ही बना है ना, वो दुर्ग बना है।
अजात शत्रु है वो भी अपने पिता की हत्या कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलती है कड़ी, लास्ट नागदक्ष तक ऐसे चलेगी। जैसी करने वैसी करने। हाँ ऐसे ही चलेगा। ये एकमात्र शासन काल इनका ऐसा माना जाता है जो पितृहंता माना जाता है, लगातार ऐसे ही चलता है इनका। इसने अपने पिता को मार दिया, मूंड आगे इसको मार के शासक बनेगा, फिर नागदक्ष इसको मार देगा मूंड को। यानी परंपरा निभा रहे हैं। परंपरा तो निभानी पड़ती है ना फिर, ठीक है। परंपरा कहाँ तक चलेगी? ये खत्म हो जाएगी इनके वंश में, आगे शिशु नागवंश आ जाएगा, इनको भी कोई मार के अपना नया राजवंश बसा लेगा। अब इसकी चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की। ठीक है, कुछ ज्यादा बात नहीं मिलती नहीं इनके बारे में, जितनी बातें हैं उतनी बातें अपने जान ली, ठीक है। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। देखो दुर्ग बनवाया था उसने, कॉन्फ्रेंस रखना थोड़ा सा आप, दुर्ग बनवाया था किसने? अजातशत्रु ने। नगर की स्थापना कौन कर रहा है? उदयभद्र या फिर उद्दायन, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया इसने। ठीक है, अच्छा अब अपने बात करेंगे हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक नागदश का, उसके बारे में। देखो दूसरा वंश चल रहा है ना अपना हर्यंक वंश, और उसका अंतिम शासक, उसकी बात करते हैं। नाम मिलता है अपने को नागदश्क। क्या नाम मिलता है? नागदश्क, ठीक है। देखो नागदश्क जो है ना, लिख लिया कि ये प्रश्न मिटा रहा हूं एक बार में। देखो जो नागदश्क है, इसने क्या किया कि जो बनारस का जो राज्यपाल था ना, ठीक है, शिशुनाग, नाम क्या मिलता है? शिशुनाग, ठीक है। क्या नाम मिलता है? बनारस का राज्यपाल शिशुनाग नाम मिलता है। वो क्या करता है कि नागदश्क को मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है, और मगध पर एक नए वंश की स्थापना करता है, नींव डालता है। वो कौन सा वंश होगा? शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश, या फिर आप सीधा इसको पाओगे नागवंश के नाम से। कौन से वंश की नींव डालता है? नागवंश या फिर शिशुनाग वंश की नींव डालता है। कौन डालता है? शिशुनाग। किसको मारकर? अंतिम शासक हर्यंक वंश का जो होता है नागदश्क, उसको मार देता है, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं अपने। कर लिया क्या? अब देखो जो शिशुनाग वंश है उसके बारे में कुछ बातें अपने को गिनी चुनी सी बातें मिलती हैं। किस तरह से? देखो मगध पर तीसरा क्या आ गया? साम्राज्य आ गया, ठीक है। कौन सा? शिशुनाग वंश या फिर नागवंश। अगर शिशुनागवंश या नागवंश की बात की जाए तो देखो इसका जो शासक क्रम मिलता है अपने को, 3 शासक मिलते हैं इसमें। एक तो संस्थापक है इसका शिशुनाग, ठीक है, वो। उसके बाद में एक प्रतापी राजा हुआ कालाशोक, काकवर्ण, जिसकी चर्चा मैंने कहां पर की थी? बौद्ध धर्म में भी की थी। संगीति का आयोजन करवाया जाता है इसके टाइम में, ठीक है। और अगर बात की जाए उसके बाद में नंदीवर्धन, उसके बाद में नंदीवर्धन प्लस उसके 9 भाई। ये कहानी थोड़ी सी आपको बढ़िया तरीके से नजर आएगी इसमें। मैं लिख देता हूं, शासक क्रम लिखता हूं इसका। शासक क्रम देखो, सबसे पहले शिशुनाग बना। सबसे पहले कौन बना? शिशुनाग। इनके टाइम को मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, पहली क्लास में, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर भी अगर बात की जाए तो 412 ईस्वी से 393 ईसा पूर्व मिलता है इसका टाइम। किसका? शिशुनाग का। अच्छा उसके बाद में बात की जाए नंबर 2, कालाशोक नाम मिलता है। कालाशोक या काकवर्ण, क्या इतना काला था? ये इतना काला था कि कालो डट हो जाए, ठीक है। कालाशोक या काकवर्ण नाम मिलता है इसका 393 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व, ठीक है। ये टाइम मिलता है किसका?
कालाशोक का। उसके बाद में देखो कालाशोक के बाद में ना इसके जो पुत्र होते हैं नाम होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के साथ उसके भाई होते हैं 9 या 9 और एक 10 के है कि एक साथ में शासन मिलता है इनका। और टाइम की अगर बात करूं तो सामूहिक टाइम मिलता है इनका। देखो उसके बाद में नंदीवर्धन बनता है, नंदीवर्धन के साथ प्लस इसके 9 भाई और होते हैं, सामूहिक रूप से शासन करते हैं, ठीक है, रूप से शासन किया। अब देखो टाइम इनका मिलता है 365 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, ठीक है। ये टाइम मिलता है नंदीवर्धन और उस 9 भाइयों का, ठीक है। अगर अपने सबसे पहले शिशुनाग की बात करें, मिटा दूं क्या इसको मैं? मिटा दूं? देखो शिशुनाग की अगर बात की जाए ना तो उसने क्या है कि पहली बार क्या है कि मगध की 2 राजधानियां बनाई। क्या बनाई? मगध की 2 राजधानियां बनाई। एक तो बनाया गिरिबजर को और दूसरा बनाया वैशाली को। गिरिबजर जो है प्रथम राजधानी और वैशाली दूसरी राजधानी है, ठीक है। 2 राजधानियां वो बनाता है। इसके बारे में शिशुनाग के बारे में इतनी जानकारी मिलती है अपने को। फिर कालाशोक की अगर बात की जाए ना, उपनाम जैसे मैं बता रहा हूं काकवर्ण मिलता है इसका नाम। काकवर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग। काकवर्ण कागली की तरह काला था एकदम से, इतना काला था कि जैसे मैं आपको बताता हूं पत्ती से दिखती थी मैं, हाँ वो मतलब इस तरह से था। मतलब देखो इस तरीके से कोई आदमी हो, देखो वो इतना काला हो, इतना काला हो एकदम से, इतना देखो कुछ इस तरीके से देखो। अब बना दिया जाए ऐसा ही था बिल्कुल, मतलब काला था वो। अब इस तरीके से हम उसको बना दें। अब सिर्फ क्या है कि इसमें से थोड़ा सा ऐसे कर दे तो सफेद दिख रहा है ना, इतना ही सफेद दिखता था जब वो हंसता था वो दांतों से। बाकी इतना ज्यादा काला था कि जब महिलाएं उसके पास से गुजरती थी तो देख के हंसती थी उसको। और अशोक की जब हम बात करेंगे ना, अशोक की किसमें, मौर्य काल में जो अशोक की बात करें, अशोक इतना ज्यादा काला था क्या कहने की बात। अशोक का एक काम था कि वो क्रूप बहुत था। एक बार की बात है जब अशोक क्या था, रनिवास के आगे से, यानी कि जो रानियों का जो महल है, सम्राट अशोक, हाँ बहुत ज्यादा काला था। इतना काले के साथ क्रूप भी बहुत था वो। ऐसे नहीं उसने कलिंग के युद्ध में इतने लोगों को मार दिया था, ठीक है। इतना ज्यादा काला था कि एक बार वो रनिवास के आगे से गुजर रहा था और किसी एक रानी ने क्या उसको देख के हंस दिया। खैर ये देखो इतना काला है। और अशोक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उस रनिवास से गुजरने के बाद में आते वक्त उसने 500 रानियों को धड़ से अलग कर दिया था वहीं के वहीं। इतना ज्यादा गुस्सा आया उसको, कितना ज्यादा क्रूर था वो अशोक। तो काला बंदा गुस्से वाला होता है, ठीक है। अच्छा अपने बात करते शिशुनाग की। नहीं है सर, उसको बना देते हैं लोग। क्या सर? अरे बना देते हैं, काले पे हंस के बना देते हैं। अब अपने शिशुनाग की बात कर रहे हैं। अपने क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य के अंदर शिशुनाग में, जिसमें सबसे पहला शासक शिशुनाग मिलता है। इसने अपनी 2 राजधानियां बनाई। क्या बनाई? देखो अपने क्या पढ़ रहे थे कि शिशुनाग जो है इसने क्या अपने शासनकाल में 2 राजधानियां बनाई, ठीक है। 2 कौन कौन सी? नंबर 1 नाम मिलता है गिरिबजर। क्या नाम मिलता है? गिरिबजर, ठीक है। और नंबर 2 मिलता है वैशाली। और अगर बात की जाए तो जो गिरिबजर जो है ना, देखो मगध की ये प्रारंभिक राजधानी है। यहां पर क्या है? मगध की प्रारंभिक राजधानी है, ठीक है। ये प्रारंभिक राजधानी है मगध की। और शिशुनाग के बारे में अपने को इतनी ही जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा अब अपने बात करें कालाशोक की, तो इसके बारे में अपने को थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है इस तरह से। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ऊपर से, ठीक है। मिटा दूं क्या? देखो देखो जो काला शोक जो है उसके बारे में इस तरह से जानकारी मिलती है कि जब ये क्या था कि दिन में रेस्ट करता था ना, तब ये क्या है कि अपने के दाढ़ी वगैरह बनवाता था। क्या बनवाता था? दाढ़ी वगैरह बनवाता था। इसका जो नाई था दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है, एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उसकी जगह के उसका पुत्र आता है जिसका नाम क्या मिलता है अपने को? उग्रसेन नाम मिलता है।
एक दिन वो बीमार पड़ जाता है और उसकी जगह उसका पुत्र क्या है उसके काम पर आता है, नाम मिलता है उग्रसेन। और उस उग्रसेन के साथ में क्या हो जाती है कि जो इसकी जो पत्नी होती है किसकी, कालाशोक की, वो क्या कर लेती, शादी कर लेती है किसके साथ में, उग्रसेन के साथ में। देखो अब उसके साथ में शादी हो जाएगी तो कालाशोक बच जाएगा। कालाशोक की जो पत्नी है वो उसके पुत्र से शादी हाँ नहीं सर, कालाशोक की पत्नी है वो उग्रसेन से शादी कर लेती है। हाँ उग्रसेन कौन है, इसका नाई है, नाई है, उससे शादी कर लेती है। और क्या होता है कि उग्रसेन क्या कर देता है, कालाशोक को मार देता है। देखो अब उग्रसेन क्या कर लेता है कि मगध के साम्राज्य पर बैठ जाता है। अब जो नंदीवर्धन प्लस उसके 9 भाई वो शासक जो हैं, अब क्या होता है कि उग्रसेन ये सोचता है कि जो क्या है कि अपने पति की नहीं हुई वो मेरी कहां से होगी, तो वो क्या कर देता है कि इसको भी मार देता है और इसके जो 9 पुत्र और एक प्लस नंदीवर्धन जो होता है 10 उनको भी मार देता है। एक एक करके सभी को मार दिया और उग्रसेन क्या कर लेता है, खुद क्या है कि गद्दी पर बैठ जाता है। कालाशोक के 9 पुत्र थे, 10 हाँ पुत्र थे। हाँ नंदीवर्धन नंदीवर्धन प्लस 9 भाई यानी 10 पुत्र इसके थे और वो सभी के सभी शासक होते हैं। कालाशोक के मरने के बाद वो बनते हैं। और देखो उनका पिता कौन हो जाएगा, लिहाजे सी बात है कि उग्रसेन हो जाएगा। उग्रसेन क्या करता है कि उसकी पत्नी को भी मार देता है और उन 10 भाइयों को भी मार देता है। ठीक है, उसके बाद में एक नए वंश की नींव डालता है। एक बार अपने इसके बारे में लिखते हैं। देखो अगर कालाशोक की बात की जाए तो उपनाम क्या है इसका, काकवर्ण। क्या नाम मिलता अपने को, काकवर्ण, यानी काकवर्ण काला, जो काला उसको काकवर्ण कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। सर ये मैं पहले बता चुका हूं ना ये बात, कालाशोक के काल में। हाँ द्वितीय बौद्ध संगीति की बात होती है। कुल 4 संगीतियां होती हैं बौद्ध धर्म में, उनकी हमने चर्चा की थी। और अगर बात की जाए तो इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। क्या किया, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र को ये दोबारा से राजधानी बनाता है। और क्या है कि बौद्ध संगीति इसके टाइम में आयोजित की जाती है। और यहां पर एक चीज ये मिलती है कि जो पाटलिपुत्र है उसको अंतिम रूप से अगर किसी ने क्या है कि राजधानी बनाया तो वो श्रेय किसको दिया जाता है, कालाशोक को दिया अंतिम रूप से। अब इससे आगे नहीं बनेगी। ठीक है, पाटलिपुत्र इसको अंतिम रूप से राजधानी बनाने का श्रेय कालाशोक को जाता है। ठीक है, कालाशोक को जाता है क्योंकि कालाशोक ने क्या अंतिम रूप से क्या इसको राजधानी बनाया। ठीक है, अच्छा अगर अब बात की जाए तो जो मैंने अभी भी कहानी बताई, जो मेन है यहाँ पे ये कहानी, जो कालाशोक जो है, ठीक है, उसकी जो रानी होती है, देखो यहां मैं लिख रहा हूं एक बार में, इसको मिटा दूंगा ये। ठीक है, देखो जो कालाशोक है इसकी रानी, जो दरबारी नाई जो होता है, नाई, इसका नाम क्या मिलता अपने को, उग्रसेन, जो आगे यही क्या बनेगा, महापद्मनंद बनेगा। ठीक है, ये उपाधि लेता है महापद्मनंद की, जो आगे किस वंश की नींव डालेगा, नंद वंश की नींव डालेगा। ठीक है, आगे करेंगे इसके बारे में बात। इसकी रानी दरबारी नाई उग्रसेन के साथ प्रेम कर विवाह कर लेती है, विवाह कर लेती है और उग्रसेन क्या करता है, कालाशोक को मार देता है। ठीक है, अब देखो यहां तक घटना जब बीती तो जो उग्रसेन होता है, देख लो, देखो यहां तक जब घटना बीतती है तो उग्रसेन को देखो पता चल जाता है कि ये अपने पति की नहीं हुई तो हमारी कहां से होगी। तो ये क्या करता है
कि इसके जो पुत्र होते हैं, किसके, इस रानी के या फिर कालाशोक के जो पुत्र होते हैं, समस्त 10 भाइयों को क्या है, ये मार देता है। समस्त 10 भाइयों को मार देता है। ठीक है, समस्त 10 भाइयों को मार देता है। और अगर बात की जाए, मिटा दूं एक बार इसको, देखो इनको मारकर इतिहासकार का नाम मिलता है कि इतिहासकार है, नाम है कार्टियस। ठीक है, इसको कालाशोक को और उसके समस्त 10 पुत्रों को मारने के बाद में क्या है कि जो इतिहासकार है कार्टियस, वो कहते हैं कि जो उग्रसेन जो है वो एक उपाधि धारण कर लेता है। कौन सी, महापद्मनंद की। कौन सी उपाधि धारण कर लेता है, महापद्मनंद। इसको मारने के बाद इतिहासकार कार्टियस के अनुसार उग्रसेन ने एक उपाधि धारण की। उपाधि धारण की कौन सी, महापद्मनंद की। ठीक है, महापद्मनंद की उपाधि धारण करता है और एक किस वंश की नींव डालता है, नंद वंश की। ठीक है, उपाधि धारण कर नंद वंश की नींव डाली। और मैंने बताया था ना शुरुआत में ही कि जो इसके बाद में जो नंद वंश आता है 4 नंबर पर, उस नंद वंश की नींव कौन डालता है, महापद्मनंद। उसका अगर आपको वास्तविक नाम जानना हो तो नाम क्या मिलता है अपने को, उग्रसेन नाम मिलता है। इसकी और भी नाम है, उग्रसेन, अग्रसेन भी मिलता है इसका नाम। ठीक है, वो अपने अब बात करते हैं। देखो फिर अपने अब किसकी बात करें, हो गया ना, ये बिठा दूंगा। देखो अब अपने नंदवंश की बात कर रहे हैं। महाजनपद काल में अपने मगध के उत्थान की बात कर रहे हैं। मगध के उत्थान में अपने 3 वंश पढ़ लिए, कौन कौन से, बृहद्रथ राजवंश। ठीक है, उसके बाद में अपने किसकी बात की, हर्यंक वंश की। हर्यंक वंश के बाद में अपने अभी बात करके गए नागवंश या फिर शिशु नागवंश की। अब अपने नंबर 4 साम्राज्य जो कायम हुआ है यहां पर मगध के ऊपर, वो कौन सा है, नंदवंश। ये जो नंदवंश है इसकी संस्थापक अगर बात की जाए तो महापद्मनंद या फिर उग्रसेन, आप दोनों में से एक ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर इसके शासक क्रम की बात की जाए, सबसे पहले तो महापद्मनंद आपको मिलेंगे। महापद्मनंद के बाद में इसके शासक अज्ञात हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं। ठीक है, और अंतिम शासक मिलता है इसका घनानंद। इस घनानंद को हराकर क्या है कि जो चंद्रगुप्त होता है वो किसकी नींव डालता है, मौर्य काल की या फिर मौर्य साम्राज्य की नींव डालता है। ठीक है, अपने सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, शासक क्रम की। तो आप इसके शासक क्रम में क्या लिखोगे कि सबसे पहले कौन हुआ, ब्रैकेट में आप इसके लिख लेना, उग्रसेन। ठीक है, उसके बाद में जो शासक हुए वो अज्ञात रहे। ठीक है, उसके बाद के जो शासक हैं अज्ञात हैं। और इसके बाद में जो शासक बनता है अंतिम शासक, कौन है, जो अंतिम शासक मिलता है उसका नाम मिलता है घनानंद। ठीक है, घनानंद शासक। बेटा अब अपने बात कर लेते हैं किसकी, महापद्मनंद की। देखो महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है और अग्रसेन भी कहा जाता है और इसको सर्वे शांतक भी कहा जाता है, सर्वे शांतक भी कहा जाता है। उग्रसेन का पता है क्या, अभी शाब्दिक अर्थ क्या बनता है उग्रसेन का। देखो जो उग्रसेन है वो प्रचंड गुस्से वाला व्यक्ति जो, तो उसको कहा जाता है, किसको, प्रचंड गुस्से वाला व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है, अग्रसेन। ठीक है, और अगर बात की जाए किसकी, सॉरी उग्रसेन,
उग्रसेन जो है उसको प्रचंड गुस्से वाला व्यक्ति कहा जाता है। जो उग्रसेन है वो अनगिनत सेना का स्वामी होता है। क्या? अनगिनत सेना का स्वामी। कहते हैं इसके पास सेना बहुत थी। क्या थी? सेना बहुत ज्यादा थी। 50 लाख के आसपास सेना कही जाती इसके पास। बहुत ज्यादा हो जाती 50 लाख तो। और फिर इतना ही तो प्रशासनिक तंत्र भी इसका सुदृढ़ होगा, कहने का मतलब। और अगर महापद्मनंद की बात की जाए, इसने एक शपथ ली थी। महापद्मनंद ने एक शपथ ली थी कि मैं क्या कर दूंगा, इस पृथ्वी को स्त्रियों से विहीन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्त्रियों से विहीन कर दूंगा। एक भी स्त्री इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगी। इस चीज की शपथ ली थी किसने? महापद्मनंद ने। और इसको परशुराम के भांति ही माना जाता है। देखो परशुराम ने भी ये क्या किया था, शपथ ली थी कि मैं इस पृथ्वी, इस धरती को क्या कर दूंगा, स्त्रियों से विहीन कर दूंगा। तो परशुराम के भांति अगर इसको देखा जाए तो क्या कहा जाता है? सर्वे शांतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वे शांतक। सर्वे शांतक का मतलब ये है कि स्त्रियों का विनाश करने वाला। क्या? स्त्रियों का विनाश करने वाला। तो अपने लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसने शपथ ली कि इस पृथ्वी को स्त्रियों से विहीन कर दूंगा। किसने शपथ ली है? उग्रसेन या फिर महापद्मनंद। देखो वैसे भी प्रचंड गुस्से वाला व्यक्ति तो है ये, शपथ भी तो वैसे ही ले रहा है कि मैं स्त्रियों को खत्म कर दूंगा इस पृथ्वी से, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इसको परशुराम के भांति क्या फिर तो ना सर स्त्रियों का नरसंहार किया होगा, फिर किया होगा, पर ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है। जानकारी मिलती है। हाँ परशुराम, हाँ अशोक के बारे में मिलती है, ठीक है। परशुराम की भांति इसको क्या, सर्वे शांतक, ठीक है, सर्वे शांतक, या फिर इसके लिए नाम मिलता है सर्वक्षत्रांतक। क्या? सर्वक्षत्रांतक कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, ठीक, किसके लिए? महापद्मनंद की तुलना हो रही है ना परशुराम के साथ में, कि परशुराम के भांति इसको सर्वे शांतक कहा जाता है, ठीक है। एक बार मिटा दो इसको। देखो अगर महापद्मनंद की बात की जाए ना, तो महापद्मनंद ने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। हाथी गुम्फा एक अभिलेख मिलता है और उस पर इसकी जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने क्या किया, कलिंग पर क्या किया, आक्रमण। कलिंग यानी उस टाइम उड़ीसा, क्या? उड़ीसा पर इसने क्या किया, आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। किसने? महापद्मनंद ने। और अगर बात की जाए तो इसी के टाइम क्या है कि जो इनका जो शासन काल है, व्यास से लेकर कहां तक, गंगा यमुना, इसके बीच बीच तक था। इतना ज्यादा बढ़ चुका था। अब इतनी सेना थी तो साम्राज्य तो बढ़ना ही था ना। देखो किस तरह से, देखो कुछ इस तरह से था। अब व्यास नदी से लेकर यहां पर गंगा यमुना का दुआब आता है, गंगा यमुना, ठीक है। और सॉरी यहां ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। इसको आप यहां पर कर सकते हो, गंगा यमुना। तो बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है ना, वहां तक का जो एरिया है, व्यास से लेकर और नीचे यहां पर दुआब जो इनका, जहां पे आके जो मिलती हैं, वहां तक क्या है कि महापद्मनंद के समय क्या था, नंद वंश का साम्राज्य था, है ना बड़ा। इसके बाद में इन्होंने, देखो नंदों ने क्या किया था कि साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की थी। इसके बाद में मौर्य करेंगे, मौर्य के बाद में लंबे टाइम तक कोई नहीं करता इस काम को। उसके बाद में कौन करेंगे? गुप्त करेंगे इस काम को। कौन करेंगे? गुप्त करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कि हाथी गुम्फा अभिलेख, किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो महापद्मनंद है, नंद ने उड़ीसा या कलिंग पर विजय प्राप्त की।
ठीक है। हाथी गुम्फा विलेख से इस चीज की जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने क्या किया था कि कलिंग या उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। और अगर बात की जाए उस टाइम में कलिंग का जो शासक था, कौन था? कलिंग शासक था खारवेल। और इसी खारवेल का ये अभिलेख है, कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। किसका रचा हुआ है? इसी खारवेल का रचा हुआ है, ठीक है। इसी खारवेल का क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख रचा हुआ है। ये बात आप थोड़ी सी नोट कर लीजिए। अच्छा, लास्ट और अंतिम बात करते हैं अपने, उसके बाद में अपने बात किसकी करेंगे? घनानंद की कल बात करेंगे, ठीक है। समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया। देखो इसके बाद में देखो, इसके लिए ये जानकारी मिलती है कि नंदों के समय, ये बात इंपॉर्टेंट है कि नंदों के समय क्या है कि जो मगध का साम्राज्य जो है कहां तक विस्तारित हो गया था? व्यास और गंगा यमुना के दोआब तक, ठीक है। ये बात आप लिख लेना कि नंदों के समय मगध का साम्राज्य और शासनकाल किसका चल रहा है? ये महापद्मनंद का, ठीक है। विस्तारित तो हो गया था गंगा यमुना से व्यास नदी तक, ठीक है। महापद्मनंद के बारे में अपने को इतनी ही जानकारी मिलती है। इसके बाद में बात करेंगे अपने कल किसकी? घनानंद की। और घनानंद के बाद में अपने बात करेंगे मौर्य काल की, ठीक है।